गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 12th फिजिक्स में पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रभाव पढ़ा रहे हैं। ये भी अर्धचालक युक्तियों से संबंधित टॉपिक है कि जो पीएन संधि डायोड होता है उसमें धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो इसमें इससे संबंधित हमने कुछ पहले पढ़ा था कि जो पीएन संधि डायोड जब बनता है तो पीएन संधि डायोड बनने के दौरान उसमें प्रारंभ में विसरण धारा बहती है जी, ठीक है। उसका मान प्रारंभ में ज्यादा होता है, धीरे धीरे उसका मान घटता है। पर जैसे जैसे विसरण धारा का मान घटता है वैसे वैसे एक धारा और बढ़नी शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं अनुगमन धारा। तो विसरण धारा और अनुगमन धारा ये दोनों धाराएं पीएन संधि के निर्माण के दौरान बहती हैं, पर एक लिमिट ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है जिस समय विसरण धारा घटकर और अनुगमन धारा बढ़कर एक दूसरे के ठीक बराबर हो जाती हैं। और ये दोनों धाराएं क्योंकि विपरीत दिशा में बहती हैं अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती है। तो कुछ देर बाद ये स्थिति हो जाती है कि पीएन संधि डायोड में किसी भी प्रकार की कोई धारा बाद में नहीं बहती है और इस प्रकार से पीएन संधि डायोड वैद्युतः उदासीन रहता है। अब पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह कैसे करें, तो इसके लिए हम पीएन संधि डायोड को किसी बाह्य बैटरी से जोड़ते हैं। तो यहां पर एक बैटरी दिखाई गई है, यह बैटरी की धन प्लेट है, यह बैटरी की ऋण प्लेट है। जो बड़ी वाली रेखा ये धन प्लेट को निरूपित कर रही है, छोटी वाली ऋण प्लेट को निरूपित कर रही है। तो बैटरी को हम पीएन डायोड से जोड़ देंगे और तब इसमें धारा का प्रवाह करेंगे। परंतु पीएन डायोड को बैटरी के साथ दो प्रकार से जोड़ सकते हैं ये, और दो प्रकार से जोड़ के हम यहाँ पे दो प्रकार के परिपथ बनाते हैं। तो अतः पीएन डायोड को बैटरी के साथ दो प्रकार से जोड़कर दो प्रकार के परिपथ बनाते हैं। उनमें से एक परिपथ कहलाता है अग्रदिशिक परिपथ, फॉरवर्ड बायस सर्किट, और दूसरे प्रकार का जो परिपथ है वो है पश्च दिशिक परिपथ, रिवर्स बायस सर्किट। तो उसको हम तब पढ़ाएंगे। सबसे पहले अग्रदिशिक परिपथ। इस परिपथ में क्या होता है कि पीएन डायोड में जो पी क्षेत्र रहता है, पी क्षेत्र को बैटरी के धन प्लेट से और एन क्षेत्र को बैटरी की ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं, ठीक है। पी को धन प्लेट से, एन को ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है, इस पीएन डायोड में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है। यहां देखिए, एक तो ये अवक्षय परत थी, इस अवक्षय परत में वैद्युत क्षेत्र की उत्पन्न होता कहां की ओर, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र। यस, एन से पी की ओर था। इसकी दिशा कहां से कहां की ओर थी, ईआई की दिशा एन से पी की ओर। ये अवक्षय परत के अंदर का आंतरिक वैद्युत क्षेत्र था, ठीक है। परंतु यहां पर बैटरी से जब जोड़ा अग्रदिशिक परिपथ के रूप में पी को धन प्लेट से, एन को ऋण प्लेट से जोड़ा, तो यहां पर इस बैटरी के कारण एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और वैद्युत क्षेत्र के साथ धन से ऋण प्लेट की ओर होती है। तो ये धन से ऋण प्लेट की ओर इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र बाहर से भी उत्पन्न हो जाता है जिसको हमने ई से प्रकट कर रखा है, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहो तो आप इसको ईओ कह सकते हैं, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी दिशा पी से एन की ओर होती है, पी से एन की ओर, जबकि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा एन से पी की ओर होती है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। परंतु जो ये ईओ है, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तुलना में काफी ज्यादा रहता है। ईओ का मान ईआई की तुलना में बहुत अधिक रहता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ये धन प्लेट है, इस धन प्लेट से पी क्षेत्र जुड़ा है और ऋण प्लेट से एन क्षेत्र जुड़ा है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि एन क्षेत्र में जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, कोटर। कोटरों को होता है धनावेश। तो ये जो धनावेशित कोटर हैं, ये धन प्लेट के प्रतिकर्षण के कारण ये किसकी ओर चलने लगते हैं, एन क्षेत्र की ओर। और एन क्षेत्र जुड़ा है ऋण प्लेट से, तो ऋण प्लेट क्या करती है, एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करती है। इससे ये एन क्षेत्र में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं क्योंकि ऋण प्लेट इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगी, ये इधर की ओर आएंगे। तो अग्रदिशिक परिपथ में
एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर और पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इस प्रकार से ये इस पीएन संधि के आर पार मूवमेंट करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक है, परंतु जैसे ही पी क्षेत्र का एक होल एन क्षेत्र की ओर आ रहा है और एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जा रहा है, तो पीएन संधि पर अगर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को उदासीन करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पीएन संधि पर मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और यहां पर पी क्षेत्र में एक होल की कमी हो जाती है और एन क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन और होलों की इस कमी को कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहां एक होल और इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं आपस में मिलकर, तत्काल क्या होता है, इस पी क्षेत्र में इस धन प्लेट के निकट यहां पी क्षेत्र में इधर कोई सहसंयोजक बंध टूट जाता है जी। जैसे होल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खत्म करेंगे, तत्काल यहां पर एक पी क्षेत्र में एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा। जैसे सहसंयोजक बंध टूटेगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सहसंयोजक बंध में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो पी क्षेत्र के सहसंयोजक बंध में एक सहसंयोजक बंध टूटता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये इलेक्ट्रॉन, ये है वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ये गति करते हुए बाह्य परिपथ में, यानी बाह्य परिपथ में जो तार जुड़ा होगा, इस बाह्य परिपथ के तार से गति करते हुए कहां पहुंचता है, ये धन प्लेट को आ जाता है। यानी ये धन प्लेट उस इलेक्ट्रॉन को जो सहसंयोजक बंध टूटने पे मुक्त हुआ होगा, उस इलेक्ट्रॉन को धन प्लेट क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर आ जाता है और यहां पर सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्ति वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटर। तो यहाँ कोटर पैदा हो जाता है। जैसे यहाँ कोटर की कमी हुई थी, तत्काल यहाँ कोटर पैदा हो गया। सहसंयोजक बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर आया, यहाँ कोटर पैदा हो गया। अब जो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आता धन प्लेट की ओर, तो तत्काल यहाँ ऋण प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर चले जाता है। ठीक है, तत्काल एन इस ऋण प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन, ये कहां की ओर चल जाएगा, ये एन क्षेत्र की ओर चले जाएगा, जिससे कि एन क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से एन क्षेत्र और पी क्षेत्रों में होल और इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हो पाती है। ये जो है लगातार पहले जैसी अवस्था में बने रहते हैं। ठीक है, माना उदासीन जरूर होते हैं एक दूसरे से मिलके, पर सहसंयोजक बंध टूटने से इनकी जो कमी थी वो फिर दूर हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि धारा कहां से कहां की ओर बह रही है, पी क्षेत्र का होल जा रहा है एन की ओर, तो धारा हमेशा धनावेश की गति की दिशा में बहती है। तो होल पे धनावेश ये एन क्षेत्र की ओर जा रहा है, तो अतः यहां पर धारा पी से एन की ओर बहती है। इस धारा का मान ज्यादा होता है। ये जो धारा आती है, ये धारा मिली एम्पियर कोटि की आती है, इस रेंज की होती है, अधिक होती है धारा। इस धारा को कहते हैं हम अग्रदिशिक धारा। क्या धारा कहते हैं इसको, अग्र धारा या अग्रदिशिक धारा। अग्र धारा कह दीजिए फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट। ठीक है, ये मिली एम्पियर में नापी आती है, मिली एम्पियर की कोटि की होती है। फिर एक चीज और, जब इस पीएन डायोड को हम अग्रदिशिक परिपथ के रूप में जोड़ते हैं, यानी पी को धन प्लेट से एन को ऋण प्लेट से जोड़ते हैं, तो ऐसा करने पर क्या होता है, ये जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, यानी फॉरवर्ड बायस सर्किट अग्रदिशिक परिपथ अवक्षय परत की चौड़ाई को कम करता है। अवक्षय परत की चौड़ाई कम होने का अर्थ है कि यहां पर अवक्षय परत के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा था, वो प्रतिरोध कम हो जाता है। क्योंकि अवक्षय परत में कौन सा आवेश थे भाई, कल बताया था आपको, स्थिर दाता आयन और स्थिर ग्रायन, स्थिर आयन थे। ठीक है, वो स्थिर थे, तो वो अन्य आवेश वाहकों की गति में अवरोध पैदा कर रहे थे। तो यानी अवक्षय परत क्या करती है, प्रतिरोध उत्पन्न करती है। अगर अवक्षय परत की चौड़ाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, अवक्षय परत की चौड़ाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा। तो यहां पर फॉरवर्ड बायस सर्किट क्या करता है, इस अवक्षय परत की चौड़ाई को कम करता है, इससे यहां पर प्रतिरोध कम हो जाता है। अवक्षय परत के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे कि यहां पर धारा अधिक सुगमता से बहती है, अधिक धारा बहती है। ठीक है, और यहां पर जो ये धारा बहती है उसे हम अग्र धारा कहते हैं। और यहां पर वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा होगा, धारा नापने के लिए मिली अमीटर लगा होगा। हमने दिखाई नहीं है शॉर्ट में, चाहो तो यहां पर एक
ये कुंजी लगा सकते हैं, प्लग, इस कुंजी को दबा दिया मतलब सर्किट में धारा बना, ठीक है। और वैसे यहाँ पर कौन सा था, मिली एमीटर वोल्ट मीटर, उसको हम जोड़ सकते हैं। तो मिली एमीटर के द्वारा हम यहाँ पे धारा के मान को मिली एम्पियर में और वोल्ट मीटर के द्वारा यहाँ पर इन दो सिरों के बीच विभवांतर को वोल्ट में नाप सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, इस अग्रदिशिक परिपथ में उत्पन्न विभवांतर और ये बहने वाली धारा जो अग्र धारा है उसके बीच का ग्राफ खींचे, तो वो ग्राफ यहां पे प्रकट किया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्षैतिज अक्ष पे वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। जो वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हुआ होगा उसे कहते हैं अग्र वोल्टेज, ये वोल्ट में नापा जाएगा, इस पे भी दिखाया गया है। और जो धारा उत्पन्न होती है उसको ऊर्ध्वाधर अक्ष में लिया गया है, इसको कह रहे हैं अग्र धारा, ये मिली एम्पियर में नापी गई है। तो यहां पर देखिए क्या है, प्रारंभ में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये जेनर डायोड, ये जेनर के लिए लिया गया। अगर माना पीएन डायोड, जेनर नहीं, सॉरी, ये पीएन डायोड अगर माना जर्मेनियम के लिए लिया गया है, जेनर एक अलग डायोड है, वो अलग है। परंतु अगर ये पीएन डायोड ये अगर जर्मेनियम का बना है, सिलिकॉन का भी बना हो सकता है, तो अगर ये जर्मेनियम का बना है तो यहां पर जो अवक्षय परत है उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर होता है 0.3 वोल्ट। और उस विभवांतर को क्या कहते हैं, क्या कहा था हमने कल उसको, यहां पर अवक्षय विभव प्राचीर, विभव प्राचीर। तो यहां पर जर्मेनियम वाले पीएन डायोड के लिए इसका मान 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन वाले के लिए इसका मान 0.7 वोल्ट होता है, माना ही जर्मेनियम का बना है। तो 0.3 वोल्ट का अर्थ क्या है कि जब तक यहां पर बैटरी के द्वारा, जब यहां पर बैटरी के द्वारा 0.3 वोल्ट से अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा तभी यहां पर धारा बहेगी, उससे पहले यहां पर धारा बहुत अल्प बहेगी। तो देखिए यहां पर अगर वोल्टेज को 0.1, 0.2, 0.3 वोल्ट किया तो यहां पर धारा वहीं पर बहुत कम, नगण्य धारा। परंतु जैसे ही यहां पर क्या हुआ, इसको इस प्रकार से दिखाइए, ये ठीक है। तो नगण्य धारा वही, पर जैसे ही 0.3 वोल्ट से ज्यादा विभवांतर उत्पन्न हो जाता है बैटरी के द्वारा, तो तब यहां पर धारा का मान बढ़ने लगता है, ठीक है, तब यहां पर धारा का मान बढ़ने लगता है। और 0.3 वोल्ट से ज्यादा जब विभवांतर बढ़ा दिया जाता है तो उस समय विभव प्राचीर से ज्यादा वोल्टेज हो गया, अवक्षय परत के सिरों के विभवांतर से ज्यादा विभवांतर जब यहां लगा दिया जाता है, ठीक है, तो तब यहां धारा का मान बढ़ने लगता है, धारा बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो जब तक विभवांतर अवक्षय परत के सिरों के बीच के विभवांतर 0.3 वोल्टेज से कम रहता है तो उस समय धारा कम बहती है। इसको दिखाया गया इससे, OA से, वक्र का भाग OA ये प्रकट कर रहा है कि अभी आरोपित विभवांतर विभव प्राचीर से कम है, अतः यहां धारा बहुत कम बह रही है, ठीक है। ये वक्रीय रूप में बढ़ रहा है और बहुत कम बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद जैसे विभवांतर विभव प्राचीर से ज्यादा हो जाता है तो 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट ऐसा हो जाता है, तो तब धारा बहुत तेजी से बढ़ती है और तब यह भाग वक्र में AB से दिखाया गया है। भले ये भाग भी ये रेखीय भाग है, पर ये प्रकट कर रहा है कि यहां धारा वोल्टेज के साथ चर घातांकी रूप में बढ़ रही है। ऐसा नहीं है ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, ये वक्र ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए या ये परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करता। ओम के नियम एक सीधी रेखा आती है, मूल बिंदु से जाती है, ऐसा नहीं आ रहा है। अतः ये परिपथ क्या कहलाएगा, अनओमीय परिपथ कहलाएगा, ठीक है, आपने पढ़ा ही, ठीक है ना। ओमीय परिपथ में मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा आती है विभवांतर धारा के लिए, हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा परिपथ, पश्च दिशिक परिपथ, पश्च दिशिक परिपथ, पश्च दिशिक परिपथ, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स बायस्ड सर्किट, रिवर्स बायस सर्किट। इसमें क्या होगा, इसमें हम जस्ट पहले वाली कंडीशन से
विपरीत क्रम में बैटरी को जोड़ देंगे, P को जोड़ेंगे ऋण प्लेट से और N को जोड़ेंगे धन प्लेट से। ये सब आप थोड़ी देर के लिए मिटा दीजिए इसको, ये वाला पोर्शन, क्योंकि अब क्रियाविधि दूसरी हो जाएगी। ये बैटरी है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, P क्षेत्र को ऋण प्लेट से और N क्षेत्र को धन प्लेट से अगर हम जोड़ दें तो इस प्रकार से प्राप्त परिपथ पश्च दिशिक परिपथ कहलाता है, रिवर्स बायस सर्किट कहलाता है। इस सर्किट में क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर उत्पन्न हो जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र कहां से कहां की ओर होगा, धन से ऋण की ओर, इधर की दिशा में ईओ। यह जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की सहायता करता है, ये इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि यहां पर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र और बाह्य वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में, इससे यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है, ठीक है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ाने का काम कर रहा था। अब यहां पर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इसने और बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी। देखिए कैसे, ये जो ऋण प्लेट है ये P क्षेत्र से जुड़ रखी है, धन प्लेट N क्षेत्र से जुड़ी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है N क्षेत्र में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है ये किसकी ओर आकर्षित होंगे, धन प्लेट की ओर। ये इधर की ओर जमा हो जाएंगे, ऋण प्लेट की ओर जमा हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। और ये जो P क्षेत्र के होल हैं ये ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होंगे, तो ये थोड़ा ऋण प्लेट की ओर खिसक जाएंगे, और ऐसा होने पर ये होल यहां पर आ जाएंगे, ये यहां जमा हो गए एक साइड, और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा इस साइड आ गए, ठीक है। इससे यहां पर अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो अब क्या हो गई, वो बढ़ गई है, यहां तक चलेगी अवक्षय परत, ये हो गई अवक्षय परत, ठीक है। ये हो गई अवक्षय परत, इतनी ज्यादा, यहां से यहां इतनी चौड़ी हो गई। तो इसका अर्थ है जब पीएन डायोड को पश्च दिशिक परिपथ के रूप में जोड़ते हैं तो ये उस समय अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि P क्षेत्र की ओर ऋण प्लेट की ओर और N क्षेत्र के आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन ये धन प्लेट की ओर आकर्षित होने लगते हैं, अतः ये एक किनारों पर जमा हो जाते हैं। इससे यहां पर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अवक्षय परत में केवल कौन रहते हैं, स्थिर आयन, स्थिर धनायन और स्थिर ऋणायन। उससे यहां पर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, जिससे यहां पर क्या हो जाएगा, जिससे यहां पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ गई का मतलब है कि प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि वो स्थिर आयन जो उसमें अगर वो ज्यादा संख्या में तो वो अन्य आवेश वाहकों की गति में ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इससे, तो ऐसा होने पर इस पीएन संधि के आर पार बहुसंख्यक आवेश वाहक गति नहीं कर पाते हैं। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो है पी क्षेत्र की ओर नहीं, ये इस पीएन संधि के आर पार नहीं जा पा रहे, क्योंकि ये तो ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल, ये जो है ये भी पीएन संधि के आर पार नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जब पश्च दिशिक परिपथ के रूप में पीएन डायोड को जोड़ा जाता है तो उस समय पीएन संधि के आर पार बहुसंख्यक आवेश वाहक गति नहीं कर पाते हैं। इस कारण यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति न होने के कारण यहाँ पर कोई धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण नहीं बहती है, ठीक है। धारा का मान यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण नहीं आता, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर धारा नहीं बह रही है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म धारा बहती है, क्यों, क्योंकि जो ये पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक जरूर होंगे, गौण आवेश वाहक कौन होंगे यहाँ पी क्षेत्र में, बहुत कम संख्या में गौण आवेश वाहक होंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर एक आध इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ एन क्षेत्र में गौण आवेश वाहक कौन होंगे, कोई एक आध होल होंगे, 10⁹ परमाणु में कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ गौण आवेश वाहक और यहाँ 10⁹ परमाणु में कोई एक होल होगा, ठीक है। तो पी क्षेत्र में गौण आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में गौण आवेश वाहक होल होते हैं। ये गौण आवेश वाहक जो हैं पश्च दिशिक परिपथ में इस पीएन संधि के आर पार गति करने लगते हैं। कैसे, जैसे यहाँ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है गौण आवेश वाहक, तो ये ऋण प्लेट इसको क्या करेगी,
प्रतिकर्षित, तो ये जो गौण आवेश वाहक है ये पीएन संधि की ओर गति करने लगता है। और यहाँ गौण आवेश वाहक कौन है इन क्षेत्र में? होल, ये पी क्षेत्र की ओर गति करने लगता है, ये पीएन संधि की ओर गति करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं, गौण आवेश वाहक पीएन संधि के आर पार गति करते हैं। ठीक है, उससे यहाँ पर एक सूक्ष्म धारा बहती है, क्योंकि इनकी गौण आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए धारा बहुत सूक्ष्म रहती है। ठीक है, और जितने उत्पन्न होते हैं जितने यहाँ पर गौण आवेश वाहक होंगे उतने के उतने गौण आवेश वाहक क्या होते हैं, ये पीएन संधि के आर पार गति करने लगते हैं। इससे क्या होता है, जितना विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न क्या होगा, उस विभवांतर पे यहाँ पर एक अल्प धारा काफी लंबे परास में बहती है। लंबे परास मतलब चाहे आप विभवांतर कुछ देर तक बढ़ाते रहो, धारा का मान नहीं बढ़ेगा, धारा का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ गौण आवेश वाहक बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। माना 5 है गौण आवेश वाहक, तो 5 ही बहेंगे आर पार। ठीक है, चाहे वोल्टेज आप कुछ देर तक बढ़ाते रहे। तो यदि इस पश्चिदिशिक परिपथ में हम इसको यहां दिखाया गया है, तो यहां पर पश्चिदिशिक परिपथ में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम ऋण विभवांतर कहेंगे, क्योंकि पहले से विपरीत क्रम है। तो अग्रदिशिक परिपथ में विभवांतर धन दिशा में इधर की ओर, और पश्चिदिशिक परिपथ में विभवांतर ऋण दिशा में क्षैतिज अक्ष पे लिया जाएगा, इधर की ओर। तो पश्चिदिशिक विभवांतर को दिखाया गया ऋण 2 वोल्ट, ऋण 4 वोल्ट, ऋण 6 वोल्ट, ऋण 8 वोल्ट, ऋण 10 वोल्ट। ठीक है, और इस समय जो धारा सूक्ष्म धारा उत्पन्न होगी वो ऋण वाई अक्ष की दिशा में या ऊर्ध्वाधर अक्ष पे ऋणात्मक दिशा में दिखाई जाएगी, क्योंकि ये पहले से विपरीत क्रम में बहेगी। पहले मुख्य आवेश वाहक के कारण धारा बह रही थी, अब गौण आवेश वाहक के कारण धारा बह रही है। ठीक है, धारा कहां से कहां की ओर बह रही है, इस समय होल यहां की ओर आ रहा है, एन से पी क्षेत्र की ओर धारा बह रही है, जबकि पहले वाली कंडीशन में अग्रदिशिक में धारा पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर बहती है। तो इसमें देखिए यहां पर क्या होता है, प्रारंभ में धारा जो है बहुत धीमी गति से बढ़नी शुरू होती है ऐसे। ठीक है, तो प्रारंभ में जब पश्चिदिशिक परिपथ में वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा का मान बहुत सूक्ष्म रहता है, और ये इसमें वृद्धि बहुत कम होती है, नगण्य वृद्धि। ठीक है, ये दिखा रखा है, लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, वोल्टेज ऋण 2 वोल्ट हुआ, ऋण 4 वोल्ट हुआ, ऋण 6 वोल्ट हुआ, ऋण 8 वोल्ट हुआ, और धारा का मान उतना तेजी से नहीं बढ़ा। अब क्या होगा, जब हम इस पश्चिदिशिक परिपथ में वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जाएंगे, विभवांतर को लगातार बढ़ाते जाएंगे, तो विभवांतर बढ़ाने से क्या होता है, इन जो ये गौण आवेश वाहक हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमेशा विभवांतर बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है, और वो भी कौन सी गतिज ऊर्जा। तो इन गौण आवेश वाहकों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और बढ़ते बढ़ते गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है कि अब यहां पी क्षेत्र में सहसंयोजक बंध टूटने लगता है। ठीक है, अब तो एक निश्चित विभवांतर पर इस पीएन डायोड में सहसंयोजक बंध अधिक मात्रा में टूटने लगते हैं, अधिक संख्या में टूटने लगते हैं, जिससे कि अधिक संख्या में गौण आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं। फिर वो जो गौण आवेश वाहक उत्पन्न होंगे होल कोटर, वो फिर क्या करते हैं, नए सहसंयोजक बंधों को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि जो उत्पन्न हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन और होल, उनकी गति ऊर्जा भी पर्याप्त बढ़ चुकी होगी, वो अन्य गौण आवेश वाहकों को उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे एक निश्चित पश्चिदिशिक विभवांतर पर एकाएक बहुत अधिक संख्या में सहसंयोजक बंध टूटने से बहुत अधिक यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, यानी गौण आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं। तो एक निश्चित पश्चिदिशिक विभवांतर पर बहुत अधिक संख्या में जब गौण आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं, तो यहां पर जो है बहुत अधिक धारा तेजी से बढ़ती है, यहां पर धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है ऐसे। ठीक है, तो एक निश्चित विभवांतर पर पश्चिदिशिक परिपथ में एक निश्चित विभवांतर पर एकाएक बहुत अधिक संख्या में गौण आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं, और इस कारण यहां पर धारा का मान बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है। ठीक है, अचानक बहुत तेजी से धारा का मान बढ़ जाता है। तो इस विभवांतर को कहते हैं भंजक वोल्टेज, समझ गए, भंजक वोल्टेज, और यह स्थिति कहलाती है एवलांस भंजन। ठीक है, यहां तो आ जाएगा पश्चिदिशिक, ये पश्चिदिशिक है पश्च वोल्टेज, इधर कौन सा वोल्टेज आएगा, पश्च वोल्टेज।
ठीक है, ये धारा का मान लगातार एकदम बढ़ गया। देखिए ऋण 10 वोल्ट के करीब ये धारा का मान लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार बढ़ते बढ़ते धारा का मान इतना हो जाता है कि यहां पर पीएन संधि के जलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। धारा का मान बढ़ने से तापमान बढ़ जाता है यहाँ पे, जिससे पीएन संधि के जलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा का मान बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ये कंडीशन पैदा की जाती है। ठीक है, इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? भंजक। इस वोल्टेज को कहते हैं भंजक वोल्टेज। भंजक वोल्टेज, क्योंकि इस वोल्टेज पे बहुत अधिक संख्या में आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर पीएन संधि के जलने का खतरा पैदा हो जाता है। और इस वोल्टेज पर, भंजक वोल्टेज पर अचानक बहुत ज्यादा संख्या में गौण आवेश वाहक जब उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं एवलांस भंजन। एवलांस भंजन। तो आज हमने यहां पर पीएन डायोड को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, अग्रदिशिक परिपथ, पश्चदिशिक परिपथ, इनके बारे में पढ़ा। अब हम यहां पे पीएन संधि डायोड का प्रतीक पढ़ा रहे हैं कि पीएन संधि जो डायोड है उसका प्रतीक क्या है। तो एक्चुअल में क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में जो अर्धचालक युक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस प्रयोग में लाई जाती हैं, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस का हम वहां पर प्रतीक सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ये अर्धचालक युक्ति है पीएन डायोड, इस पीएन डायोड का भी एक प्रतीक है। तो पीएन डायोड जो या पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक है वो ये है, ये उसका चित्र है। तो इसमें क्या तरीका है इसका कि जो पीएन संधि डायोड है उसको हम एक यहां पर ये तीर बन रखा है, ये वाला इस प्रकार का ये तीर। तो इसमें इस तीर का जो बाणाग्र है, ठीक है, तीर का आगे वाला ऐसा ये बाणाग्र, ठीक है, एरो हेड कहते हैं इसको। तो ये एरो हेड जो है ये पी क्षेत्र को प्रकट करता है, और इसके यहां पर ये पट्टी लगी है। तो ये जो पट्टी है ऊर्ध्वाधर पट्टी, ये पट्टी जो है एन क्षेत्र को प्रकट करती है। फिर उसके बाद यहां पर लाइन है, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पीएन डायोड के प्रतीक को प्रकट करता है, बाणाग्र पी क्षेत्र को, और जो ये पट्टी है इसमें ये एन क्षेत्र को प्रकट करती है। इस एन क्षेत्र के एक सिरे पर ये यहां पर एक सर्कल बना है, और पी क्षेत्र, पी वाला जो सिरा है इस पर भी जो इसके एक सिरे पर यहां पर एक सर्कल बना है। तो पी और एन क्षेत्र के पार्श्वों पर या सिरों पर जो ये सर्कल बने हैं, ये सर्कल क्रमशः एनोड और कैथोड को प्रकट करते हैं। जैसे पी की साइड ये एनोड आ गया, और ये एन की साइड यहाँ पे कैथोड आ गया। ये एक्चुअल में जब पीएन डायोड को हम अग्र अभिनत परिपथ के रूप में जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बायस सर्किट के रूप में जोड़ते हैं, तो उसमें पी क्षेत्र को धन प्लेट से और एन क्षेत्र को ऋण प्लेट से जोड़ रहे थे। तो वही यहाँ पर दिखाया गया कि एन को ऋण क्षेत्र से कैथोड से जोड़ा, यानी ऋण प्लेट से जोड़ा, और पी क्षेत्र को धन प्लेट से जोड़ा, बैटरी की यानी एनोड से जोड़ा। तो यहां पर हमने देखा कि जो पीएन डायोड है उसका प्रतीक क्या होता है। तो इसका प्रतीक एक बाण के रूप में होता है। बाण का जो एरो हेड होता है, बाणाग्र होता है, ये बाणाग्र जो है पी को, और इस पे जो ये पट्टी लगी है नुकीले सिरे पे, ये पट्टी ऊर्ध्वाधर पट्टी ये एन क्षेत्र को प्रकट करती है। और भी इसमें एक चीज और प्रकट है इसमें कि इसमें धारा की दिशा P से N की ओर होती है, कि यहां पर ये इस बात को प्रकट करता है कि अग्र अभिनत परिपथ में धारा P से N की ओर प्रवाहित होती है, P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। ये तीर का चिन्ह इस बात को भी प्रकट करता है। हमने यहां पर एक चीज और पढ़ी थी इसमें कि अग्र अभिनत परिपथ के रूप में फॉरवर्ड बायस सर्किट में हमेशा जो है ये पी क्षेत्र बैटरी की धन प्लेट से और एन क्षेत्र बैटरी की ऋण प्लेट से जुड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा इसको नेगेटिव प्लेट या इसको हमेशा पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा जाए। इसके और तरीके भी हैं जोड़ने के। तो फॉरवर्ड बायस सर्किट के तरीके और तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे एक तरीका तो हमने पढ़ा कि पी क्षेत्र को हमने किसे जोड़ दिया, धन प्लेट से, और एन क्षेत्र को
ऋण प्लेट से जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका फॉरवर्ड बाइस सर्किट। ये कुंजी है, कुंजी को दबा दिया तो फॉरवर्ड बाइस सर्किट बन गया। पर इसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि पी क्षेत्र हमेशा क्या होना चाहिए, उच्च विभव पे, और एन क्षेत्र निम्न विभव पे होना चाहिए। ये इसका वास्तविक मतलब है। तो अगर हम पी को उच्च विभव और एन को निम्न विभव से जोड़ें तो तब भी ये क्या होगा, तब भी ये अग्र अभिनत परिपथ के रूप में होगा। तो उस हिसाब से, उस तरीके से अग्र अभिनत परिपथ के कुछ और सर्किट बन सकते हैं। जैसे कि माना मैं इसको धन 5 वोल्ट कर दूं और इसको 2 वोल्ट कर दूं, यानी इसको 5 वोल्ट धन 5 वोल्ट के विभवांतर वाली प्लेट से जोड़ दिया, इसको धन 2 वोल्ट के विभवांतर वाली प्लेट से जोड़ दिया, तो तब भी ये जो है अग्र अभिनत परिपथ के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो n है, n क्षेत्र ये निम्न विभव से जुड़ा है और p क्षेत्र उच्च विभव से जुड़ा है, क्योंकि धन 5 वोल्ट धन 2 वोल्ट से उच्च विभव है। तो यहाँ पर p क्षेत्र उच्च विभव से और n क्षेत्र निम्न विभव से जुड़ा है। इसका अर्थ ये तब भी क्या है, फॉरवर्ड बाइस सर्किट के रूप में है। और जैसे इसको हम क्या कर दें, ये अग्र अभिनत परिपथ के रूप में है। हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ये वाला, कि अगर मैं इसको पस अभिनत परिपथ के रूप में जोड़ूं, तो पस अभिनत परिपथ में हमने कहा था कि पी क्षेत्र को ऋण प्लेट से, एन क्षेत्र को बैटरी के धन प्लेट से जोड़ा जाए। तो उसका वास्तविक मतलब यह है कि पस अभिनत परिपथ में पी क्षेत्र निम्न विभव से और एन क्षेत्र उच्च विभव से जुड़ा होना चाहिए, तब वो पस अभिनत परिपथ कहलाएगा। तो इस तरीके से इसके कुछ अन्य परिपथ हो सकते हैं पस अभिनत के। एक तरीका तो क्या था, इसको ऋण प्लेट से जोड़ दो और इसको धन प्लेट से जोड़ दो। पर इसके अलावा कुछ और भी है, जरूरी नहीं हमेशा ऋण धन प्लेट से जोड़ा जाए। इसके और तरीके ये हैं कि अगर हम पी क्षेत्र को 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट और एन क्षेत्र को प्लस 5 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस समय यहां पर एन क्षेत्र पी क्षेत्र की तुलना में उच्च विभव पर है, तो इसलिए ये क्या है, पस अभिनत परिपथ के रूप में माना जाएगा। इस सर्किट अन्य भी हो सकता है। यहां पे अगर हम क्या करते हैं, इसको जरूरी नहीं है कि धन प्लेटों से जोड़ा जाए। अगर हम इसको ऋण 2 वोल्ट पी क्षेत्र को ऋण 2 वोल्ट का विभव दे दें और एन क्षेत्र को ऋण 5 वोल्ट का विभव दे दें, तो इस समय जो है ऋण 2 वोल्ट ऋण 5 वोल्ट की तुलना में उच्च विभव है, ऋण 2 ऋण 5 से बड़ा है। तो इसका अर्थ है कि पी क्षेत्र इसमें उच्च विभव से जुड़ा है, ये उच्च विभव से जुड़ा है, और ऋण 5 वोल्ट ये क्या है, इसमें निम्न विभव पर है। तो इसका अर्थ हो गया कि पी क्षेत्र उच्च विभव पर, एन क्षेत्र निम्न विभव पर है, तो ये अग्र अभिनत परिपथ है। और अगर हम यहां कर दें ऐसा, इसी को अगर हमने पस अभिनत में जोड़ना है, तो पस अभिनत में जोड़ने का एक तरीका, यदि पी और एन दोनों को ऋण ऋण विभव दिया जाए तो तब कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऋण 5 वोल्ट विभव पी क्षेत्र को दे दिया, ऋण 2 वोल्ट विभव एन क्षेत्र को दे दिया, तो तब ये परिपथ पस अभिनत परिपथ के रूप में कहलाएगा, क्योंकि यहां पर एन क्षेत्र का विभव उच्च है और पी क्षेत्र का विभव निम्न है। जब भी पी क्षेत्र निम्न पर होगा, एन क्षेत्र उच्च विभव पर होगा, तो उस समय ऐसा परिपथ पस अभिनत परिपथ कहलाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। और भी तरीके हैं इसको अगर अभिनत और पस अभिनत में करने के, कि अगर हम क्या कर दें, जैसे पी क्षेत्र को धन 5 वोल्ट से जोड़ दें, पी क्षेत्र का विभव धन 5 वोल्ट कर दें, और एन क्षेत्र को भू संपर्कित कर दिया जाए, इसको कहते हैं भू संपर्कित, ग्राउंड कर दिया जाए इसको, तो हम जानते हैं कि जब इस वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो तब इसका विभव क्या हो जाएगा,
ये एन क्षेत्र का विभव शून्य हो जाएगा, तो हम इसको शून्य विभव मान सकते हैं। और जब इसको ग्राउंड कर देंगे तो उस समय जो है पी क्षेत्र का विभव उच्च और एन क्षेत्र का विभव निम्न रहेगा। ऐसी अवस्था में तब भी ये अग्र अभिनत परिपथ कहलाएगा। तो और ऐसे ही यहां पर कर सकते हैं कि अगर हमने पी एन डायोड को पश्च अभिनत परिपथ में जोड़ना है और हम यहां पर क्या करें, पी या एन में से किसी एक को भू संपर्कित करना चाह रहे हैं, किसी एक सिरे को, तो तब किस सिरे को भू संपर्कित करेंगे, क्योंकि पी वाला निम्न विभव पे होना चाहिए। यदि हम पश्च अभिनत परिपथ बनाना चाह रहे हैं तो पी वाला निम्न विभव पे, तो निम्न के लिए हम क्या कर देंगे, इसको भू संपर्कित कर देंगे। ठीक है, इससे यहां पर 0 वोल्ट उत्पन्न हो जाएगा। और एन क्षेत्र को हम क्या कर देंगे, जैसे कुछ धन विभव दे देंगे, माना धन 5 विभव दे दिया, तो उस समय यहां पर एन क्षेत्र का विभव धन 5 वोल्ट है। पी क्षेत्र का जो सिरा है ये भू संपर्कित हुआ है, अर्थात इसका विभव 0 वोल्ट है। तो इस समय एन क्षेत्र पी क्षेत्र की तुलना में उच्च विभव पर है, अर्थात यह पश्च अभिनत परिपथ के रूप में जोड़ा गया है। तो इस तरीके से हम पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत या पश्च अभिनत परिपथ में जोड़ सकते हैं। थैंक यू।